is Radhika Gaur with the session number 7 of your chapter Magnetic Effects of Electric Current, and in this session we are here going to discuss about electric generator. So guys, last session में हमने discuss किया था about electromagnetic induction, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो उसका प्रिंसिपल ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है. So let's start with our session with the electric generator. Obviously, it will be better for you to open your NCERT books, क्योंकि मैंने as always इसकी भी जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, हम NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो आप अपनी NCERT बुक को खोल के रख सकते हैं. So the thing is that based on the phenomenon of electromagnetic induction, the experiment studied above generate induced current, which is usually very small. This principle is also employed to produce large currents for use in homes and industry. In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity. Simply, जो फिनोमेनन था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके बेसिस पे जितने भी एक्सपेरिमेंट स्टडी किए गए, दे वो अबव जनरेट इंड्यूस करंट, वो सिर्फ नॉर्मली एक छोटे से इंड्यूस करंट को ही जनरेट कर पाते थे, विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल, जो बहुत ज्यादा स्मॉल होता था. सिंपल सी बात है, जितने भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी हमने स्टडी किया था ना, हम कॉइल्स में क्या करा रहे थे, करंट को इंड्यूस करा रहे थे, बट वो करंट जो इंड्यूस हो रहा था वो काफी स्मॉल अमाउंट में होता था. So this principle is also employed to produce large currents for use in homes and industry. इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, इसके प्रिंसिपल को एम्प्लॉयड किया गया ताकि जितने भी हमारे होम्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कुछ ऐसा फॉर्म करें कि ये प्रिंसिपल हमारा वहां पे यूज हो जाए. सो इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर का फॉर्मेशन किया, और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को रोटेट करता है. दैट इज, जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट कंडक्टर है उसे रोटेट करती है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. इन शॉर्ट टर्म, हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर के केस में क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती थी, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. क्लियर दैट इन अ इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर टू यू? Now the thing is that an electric generator, as shown in figure, consists of a rotating rectangular coil ABCD placed between the two poles of permanent magnet. Clear? अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ABCD, एक ये कॉइल है जैसे हमारी मोटर में प्रेजेंट रहती थी. क्लियर? जो दो पोल हैं जैसे हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में प्रेजेंट रहते थे, सेम दो पोल भी रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये जो कॉइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी एक्सिस हो गई. क्लियर? यहाँ पे एक्सिस पे हमारे क्या रहते हैं, ये रिंग्स है. वहां पे क्या था, सिंगल स्प्लिट रिंग्स रहती थी, यहाँ पे ये डबल रिंग्स रहती हैं. यहाँ पे ये ब्रशेस आप देख सकते हो, R1 एंड R2. ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो सिर्फ करंट को मेजर करता है, करंट की डायरेक्शन को देखता है. जबकि इलेक्ट्रिक मोटर के केस में हम एक की लगाते थे और बैटरी लगाते थे. यहाँ पे की नहीं होती, बैटरी नहीं होती, यहाँ पे सिंपली एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है. हमें क्या करना होता है, जो जनरेटर है उसके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कराना होता है, जिसके थ्रू हम उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने होम एंड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिकल जनरेटर का. क्लियर? द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2. ये जो कॉइल है ABCD, इसके जो दोनों से दो एंड्स हैं, उन्हें हमने दोनों रिंग्स R1 एंड R2 से कनेक्ट किया हुआ है. The inner side of these are made insulated. ये जो R1 और R2 जो हमारी रिंग्स हैं, इनका जो इनर साइड होता है उसे हम इंसुलेटेड बनाते हैं. And the two conducting stationary brushes V1 and V2 are kept pressed separately on the rings R1 and R2. और दो conducting stationary brushes होते हैं V1 and V2, जो separately R1 and R2 पे pressed रहते हैं. That is, R1 पे V1 ब्रश लगा होगा, R2 पे V2 ब्रश लगा होगा. Clear? The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle.
दोनों रिंग्स R1 और R2 जो रिंग्स हैं वो इंटरनली एक्सल से अटैच रहती हैं. द एक्सल में बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. जो एक्सल है उसे हम मैकेनिकली आउटसाइड से रोटेट करा सकते हैं ताकि जो कॉइल अंदर प्रेजेंट है उस वो भी दैट इज रोटेट करे, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारी ABCD कॉइल प्रेजेंट है वो रोटेट करे. Outer ends of two brushes are connected to a galvanometer to show the flow of current in the given external circuit. जो outer ends होते हैं दोनों brushes के वो galvanometer से connected रहते हैं, ये शो करने के लिए जो करंट है वो फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है और हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेकआउट करने के लिए जो आउटर एंड्स होते हैं दोनों ब्रशेस के उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली जो आउटर ब्रशेस होते हैं उन्हें हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखना पड़ता है. Is that clear? Another thing is that when the axle attached to the rings is rotated such that arm AB moves up, that is, and in the arm CD moves down. सिंपल सी बात है, जब भी हमारा एक्सल जो दोनों रिंग से अटैच है वो रोटेट होता है इस वे में कि जो आर्म AB है वो ऊपर डायरेक्शन में मूव करे, इट मूव्स अप, एंड द आर्म CD मूव्स डाउन, जो आर्म CD है वो नीचे मूव करे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है परमानेंट मैग्नेट के थ्रू. तो क्या होगा, लेट अस से द कॉइल ABCD, ठीक है, इस रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट. सिंपली हम ये सोच सकते हैं कि जो ABCD कॉइल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है. बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग्स का हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. The induced currents are set up in these arms along the direction AB and CD. जो induced current होगा वो AB और CD arms के along उनके direction में सेटअप हो जाएगा. Thus an induced current flows in the direction ABCD. तो जो induced current होगा वो ABCD के direction में flow करना start कर देगा. If there are larger number of turns in the coil, the current generated in each turn adds up to give a large current through the coil. Simply, यदि जो हमारे पास coil अवेलेबल है उसके larger number of turns present हैं उसमें, तो जो current generate होगा हर टर्न में वो ऐड हो जाएगा, हर टर्न का जो करंट जनरेट हो रहा है वो ऐड हो जाएगा और उसकी वजह से हमें एक लार्ज नंबर ऑफ करंट मिल जाएगा थ्रू द कॉइल. दिस मीन्स दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम V2 टू V1. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो V2 से V1 फ्लो करता है. क्लियर? आफ्टर हाफ अ रोटेशन आर्म CD स्टार्ट्स मूविंग अप. हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो आर्म CD है वो मूविंग अप, दैट इज वो स्टार्ट कर देगी ऊपर की तरफ घूमना और आर्म AB जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर? आर्म CD अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, आर्म AB डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज. इसकी वजह से क्या होगा, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की दोनों ही आर्म्स में वो चेंज हो जाएगी, गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन DCBA. जब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है तो क्या होगा, ऑब्वियसली नेट इंड्यूस्ड करंट जो अब प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्शन DCBA में प्रोड्यूस हो जाएगा. The current in the external circuit now flows from V2 to V1. पहले क्या हो रहा था, जो करंट की डायरेक्शन थी वो ABCD थी, वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो V2 to V1 हो रहा था. यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई DCBA. तो जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में वो अब कैसे फ्लो करेगा, V1 से V2 के लिए. क्लियर? Thus after every half rotation the polarity of the current in the respective arm changes. इसीलिए हर एक हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा, जो पोलैरिटी है करंट की रेस्पेक्टिव आर्म में वो चेंज होती रहेगी. एंड सच अ करंट which changes direction after equal interval of time is called an alternating current. और सिंपली ऐसा चेंज, ऐसा करंट जो पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद अपनी जो दैट इज पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपना जो डायरेक्शन है उसे यदि चेंज करता रहे तो उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन AC जनरेटर. इसीलिए इस डिवाइस को हम AC जनरेटर भी बोल सकते हैं. क्लियर? दैट बिकॉज the current which produces changes its direction after equal interval of time
That is why this device is called alternating current generator, that is AC generator. Is that clear to you? Now the thing is that to get a direct current which does not change its direction with time, a split ring type commutator must be used. यदि हमें क्या करना है, डायरेक्ट करंट जनरेटर बनाना है, हमें डीसी जनरेटर का फॉर्मेशन करना है, तो हमें R1 R2 की जगह स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर यूज करना पड़ेगा. With this arrangement, one brush is at all times in contact with the arm moving in with the field, while the other is in contact with the arm moving down. ऐसे अरेंजमेंट में क्या होगा, एक जो ब्रश है वो हमेशा उस आर्म की कांटेक्ट में रहेगा जो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो दूसरा ब्रश है वो उस आर्म के कांटेक्ट में रहेगा जो आर्म नीचे की तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. We have seen the working of split ring commutator in case of electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर के केस में मैंने आपको बताया था ना स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कैसे वर्क करता है, तो सेम हमें वही जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा. Thus a unidirectional current is produced. इसकी वजह से क्या होगा, एक यूनिडायरेक्शनल करंट प्रोड्यूस हो जाएगा एंड द जनरेटर इज कॉल्ड अ डीसी जनरेटर. तो जो जनरेटर वहां पे प्रोड्यूस होगा, आई मीन जो फॉर्मेशन होगा जिस जनरेटर का, दैट विल कॉल द डीसी जनरेटर. इज दैट क्लियर? The difference between direct and alternating current is that the direct current always flows in one direction, whereas the alternate current reverses direction periodically. मैंने आपको पहले भी स्टडी कराया था लास्ट सेशन में कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में यही डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो पीरियडिकली अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है. Most power station constructed these days produce AC. ज्यादातर जितने भी हमारे पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इंडिया में, और इवन यहाँ पे कहीं भी जो फॉर्म हुए हैं या कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो AC ही प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस करते हैं. इन इंडिया AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड. इस इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन को हर एक 1/100 सेकेंड में चेंज करता रहता है. दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज. और हम ये भी कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है AC की इंडिया में वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है. क्लियर? एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. AC का जो एडवांटेज है DC पे वो ये भी रहता है कि AC के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर टू यू? सो बाय द वे, ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इन अ जनरेटर. किसी भी जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होती है उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट now. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, we can increase the magnitude of EMF produced in a generator by increasing the number of turns of armature. जो आर्मेचर है यदि उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है इंड्यूस EMF की वो भी इंक्रीज हो जाएगी. ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ आर्मेचर. फर्स्ट तो हम आर्मेचर के टर्न्स को इंक्रीज कर दें या फिर जो आर्मेचर है उसके एरिया को इंक्रीज कर दें, और बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, या फिर हम आर्मेचर की जो स्पीड ऑफ रोटेशन है उसे इंक्रीज कर दें, और बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दें. तो सिंपली आर्मेचर के टर्न्स, आर्मेचर का एरिया, आर्मेचर का रोटेशन की स्पीड को और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में इंक्रीज करके हम जो EMF इंड्यूस हुई है उसकी स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं. क्लियर? दैट वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस EMF इन अ जनरेटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आर्मेचर, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द आर्मेचर, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, एंड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, उसकी वर्किंग क्या रहती है. साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि AC जनरेटर और DC जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, उनको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं.
So I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.